नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें उत्तर प्रदेश का हम भौतिक विभाजन और जलवायु क्षेत्र और साथ में उत्तर प्रदेश की जो मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल है ये और चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा। शुरुआती चीज़ें आपको मैप बेस्ड मिलेंगी, उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो है जो जलवायु और जो है मृदा से संबंधित होंगी, उसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए ध्यान से देखिए और इस वीडियो को कम से कम 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, जिससे सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात करते हैं। तो जब उत्तराखंड राज्य और उत्तर प्रदेश एक ही में था, यानी उत्तराखंड गठन के पूर्व, तो राज्य जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ था। वो 3 हिस्से क्या कहलाते थे? क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र है जो आज उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, तो वो पर्वतीय क्षेत्र हो गया पहला हिस्सा। उसके बाद मैदानी क्षेत्र जो खासकर गंगा यमुना का जो है मैदान है वो, और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी भाग जो पूरा बुंदेलखंड रीजन है, पठार। तो ये 3 जो है बड़े भागों में बांटा जाता था उत्तराखंड के गठन के बाद। लेकिन जब उत्तराखंड का गठन हो गया उसके बाद स्थितियां बदली। अब जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का स्वरूप है, अगर हम इसके विभाजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को हम 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा भाबर और तराई प्रदेश। तो थोड़ा सा इसको समझते चलेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा जो है आपको मैप बेस्ड जो है ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे ऊपर जो है जो ये सहारनपुर वाला रीजन है, ये रीजन जो है क्या है, ये इसको हम शिवालिक की तलहटी या जो है शिवालिक का जो है पाद क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये जो है शिवालिक श्रृंखला का जो है निचला हिस्सा है। तो ये शिवालिक की तलहटी कहलाता है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू होकर और अंत में आप बिल्कुल जो है देवरिया तक चले जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको ये जो रीजन है, ये रीजन जो है भाबर और तराई क्षेत्र कहलाता है। भाबर और तराई क्षेत्र बिल्कुल सिमिलर चीज़ें नहीं है, दोनों में अंतर है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। भाबर और तराई क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र जो होता है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जो है आइडिया लेना चाहें तो यहाँ पर जो है ये कंकड़ पत्थर वाला उच्च क्षेत्र होता है, जो चट्टानी कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र होता है। यहाँ की मिट्टी जो है कोई बहुत अच्छी नहीं होती है और इसमें पर्वतीय पौधे ही उगते हैं। यहाँ पर खेती वेती नहीं होती है सही से। और जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि ये तर क्षेत्र है, यानी ये जो है दलदली कीचड़ युक्त क्षेत्र है। यहाँ पर पानी का जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है मिट्टी की, वो ज़्यादा होने के कारण ये मिट्टी नम या दलदली हो जाती है और इसमें गन्ना और चावल की खेती जो है बहुत बढ़िया होती है। तो ये क्षेत्र हमारा जो है भाबर और तराई क्षेत्र है। अभी इसमें कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं इन सबको हम आगे समझेंगे। पहले आप एक मोटा मोटा विभाजन समझ लीजिए कि ये है क्या। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले हम तीसरा ले लेते हैं। तीसरा हमारा जो है वो दक्षिण का पठार है। दक्षिण का पठार अगर हम देखेंगे तो ये झांसी, जालौन, ये सब से होते हुए आप जो है अगर यहाँ पर जो है चलते हैं तो ये लगभग जो है सोनभद्र वगैरह को कवर करते हुए ये पूरा बुंदेलखंड और ये रीजन जो है ये दक्षिण के पठार में आ जाता है। ये प्लेटू है और ये उच्च भूमि होती है। यहाँ पर कैमूर श्रृंखला भी है और नीचे से जो है जो विंध्य पर्वतमाला है उसका भी जो है ये जो है उसका भी यहाँ पर क्षेत्र जो है आपके प्रयागराज और बनारस तक जो है जाता है। तो ये जो है क्षेत्र क्या हो गया, ये हमारा जो है दक्षिण का पठारी प्रदेश कहलाता है भौतिक विभाजन में। अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा जो बड़ा क्षेत्र बचा उसको हम गंगा यमुना का दोआब कहते हैं या गंगा यमुना का विस्तृत मैदान कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है? तो जो कुछ भी क्षेत्र बचा, क्योंकि आप देखते हैं गंगा नदी यहाँ से यूँ आती है, उसके बाद यमुना जो है इस तरह से बहते हुए इस तरह से इधर आ रही है। तो ये जो गंगा और यमुना का जो सिंचित मैदान है, ये क्षेत्र जो है पूरा क्या कहलाता है,
ये कहलाता है गंगा यमुना का विस्तृत मैदान या गंगा यमुना का दोआब। तो मुझे लगता है कि आप मोटी मोटी बात को समझ गए होंगे। यही बात आपके पीछे यहाँ पर लिखी हुई है कि पहला हमारा भाबर एवं तराई प्रदेश है, दूसरा मैदानी क्षेत्र है जिसको गंगा यमुना का दोआब या मैदानी दोआब कहते हैं। उसके बाद जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र है जिसमें दो और डिवीज़न हम करते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो बुंदेलखंड क्या है, बघेलखंड क्या है, ये सभी चीज़ें हम अभी आगे अच्छे से समझेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम तराई क्षेत्र में भाबर क्षेत्र की बात करते हैं। तो तराई क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में सबसे पहले हम क्या है, तो जो शिवालिक का गिरिपथ क्षेत्र है, जो हमने बताया था आपको कि शिवालिक जो रेंज है उसका जो गिरिपथ क्षेत्र है उसके नीचे पश्चिम में सिंधु नदी और पूर्व में तिस्ता के बीच का जो फैला हुआ क्षेत्र होता है उसको भाबर कहते हैं। तो भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग होता है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये चट्टानी एरिया होता है और यहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं, यानी मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा जो है कहें तो मिट्टी वाला एरिया ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसमें जो है पर्वतीय पौधे होते हैं। भाबर क्षेत्र में जो है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं क्योंकि ये चट्टानी एरिया है और वही नदियाँ फिर तराई क्षेत्र से फिर से प्रकट हो जाती हैं। फिर उसके बाद भाबर क्षेत्र के हम विस्तार की बात कर लेते हैं। तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर ज़िलों में है। तो फिर से चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। बिजनौर हमारा ये आ गया, उसके बाद जो है सहारनपुर की बात करते हैं, सहारनपुर ये है। उसके बाद फिर पीलीभीत हमारा ये है, लखीमपुर ये है और शाहजहांपुर ये है। यानी ये इतना एरिया और इधर का जो है ये एरिया, ये सभी जो है भाबर वाला जो है क्षेत्र आता है। उसके बाद जो है अब हम सेकंड उसको देखते हैं। तो इसके बाद क्या आता है हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को हमने पहले ही कहा था कि ये जो है भाबर क्षेत्र के समानांतर ही विस्तृत है, मतलब भाबर क्षेत्र के समानांतर ही उसके नीचे विस्तृत है। कहीं कहीं कुछ ज़िलों में दोनों ही जो है सिचुएशन एक साथ मिलती हैं। तो ये कैसा होता है, नम स्थान होती है, दलदली मैदान होता है, इसीलिए इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिम में लगभग इसकी चौड़ाई जो है वो 34 किलोमीटर तक है। उसके बाद पूर्व की ओर बढ़ने के साथ साथ ये सकरा होता जाता है। तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, उत्तर पश्चिम में आपका जो है आप देखेंगे सहारनपुर से लेके और पूर्व में देवरिया तक, यानी अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जो है पूर्व में देवरिया ये आ रहा है, ये देवरिया तक ये पूरा क्षेत्र जो है विस्तृत है, जो हम तराई क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं। अब इसमें अगर हम ज़िले देख लें तो सहारनपुर आप देखिए, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बारेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा का ऊपरी हिस्सा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर का भी ऊपरी हिस्सा जो है, ये सब मिलाकर जो है क्या बनता है, ये तराई क्षेत्र बन जाता है। तो इसको जो है यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इसको अच्छे समझ लीजिए। ज़िले जो है अब यहाँ पर देखिए ज़िले स्पेसिफाई कर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़िले मतलब ऐसे हैं जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, उनका कुछ पोर्शन ही आता है। तो जैसे सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया ज़िलों के उत्तरी भाग जो है तराई क्षेत्र में सम्मिलित हैं। अब अगला हमारा जो है भौतिक विभाजन में क्या था, हमने पढ़ा था। तो भौतिक विभाजन में हमने पढ़ा था कि तीसरा क्षेत्र हमारा मैदानी क्षेत्र आता है। उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पर रह गया, उसको भी देख लेते हैं। इस क्षेत्र में धान और गन्ने की जो खेती है वो जो है, इसको तो पूरी गन्ने की बेल्ट ही कहते हैं। तराई क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर रहते होंगे वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ की कृषि होती है। इसके बाद हमने जो बात की थी, जो हमारा दूसरा क्षेत्र आता है, इसको हम मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये गंगा यमुना के द्वारा संचित जो है पूरा क्षेत्र है बीच का, मतलब ऊपर का अगर हम भाबर तराई क्षेत्र निकाल दें और नीचे का अगर हम पठारी क्षेत्र निकाल दें, बुंदेलखंड बघेलखंड वाला, तो बीच का जितना एरिया है
ये पूरा गंगा यमुना का मैदान या दोआब कहलाता है। और इसका निर्माण जो है गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ, अब गंगा और यमुना की सहायक नदियों में प्रमुख कौन कौन से हैं? यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, शारदा, ताप्ती, गंडक, ये जो है बहाकर क्या लाती हैं? कांप मिट्टी लाती। कांप मिट्टी को हम हिंदी में क्या मतलब दूसरी शब्दावली में क्या कहते हैं? जलोढ़ या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। और ये कीचड़ और बालू से मिलकर और कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से मिलकर ये पूरा एरिया बना है। और चूँकि जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए जो गंगा यमुना का दोआब है ये बहुत ही उपजाऊ एरिया माना जाता है। अब इसको भी हम 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं, इस पूरे एरिया को। 3 बड़े भाग इसमें कौन से हो गए? पहला जो है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, यानी जो है जो ऊपर का एरिया है वो ऊपरी मैदान हो गया। फिर गंगा यमुना का मध्य मैदान, जो बीच वाला जो है एरिया हो गया। और गंगा यमुना का पूर्वी मैदान, जो पूर्वांचल में जो है मेनली कवर होता है। तो इसमें अब इस डिवीज़न में जो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है, जिसको हमने कहा कि मैदानी क्षेत्र का जो पहला सब डिवीज़न है गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, उसमें क्या है? वो सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत क्षेत्र है। उसका विस्तार जो है गंगा यमुना के मैदान के रूप में लगभग 500 किलोमीटर की लंबाई तक हुआ है और 80 किलोमीटर की चौड़ाई तक हुआ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे किसी भी रूप में जो है ये पूछा जा सकता है। फिर हम अगला देखते हैं गंगा यमुना का, जो हमने कहा कि मध्य मैदानी भाग है। तो मध्य मैदानी भाग का विस्तार जो है सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बरेली, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, ये जो इधर वाला एरिया है, इसमें जो है हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, तो ये सब मिलाकर जो है बरेली तक का जो पूरा एरिया है ये जो है इसका मध्य मैदानी एरिया कहलाता है। फिर तीसरा जो है डिवीज़न जो हमने किया पूर्वांचल वाला, पूर्वांचल वालों को हमने नाम क्या दिया? गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार। तो पूर्वी मैदान में बनारस, आप यहाँ पर देखिए पूर्वी मैदान में हमारा जो है ये वाला जो एरिया है विशेषकर, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और संत रविदास नगर भी आ जाएगा। हालांकि जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है ये पठारी एरिया में भी आता है, लेकिन यहाँ भी चूँकि गंगा नदी का जो है कहीं ना कहीं जो है सिंचित क्षेत्र आता है, इस वजह से इसको भी जो गंगा का पूर्वी मैदान है उसमें कुछ एरिया जो है पठारी है, कुछ जो है मैदान के फॉर्म में है। तो ये जो है हो गया, इसमें भदोही भी इसी में आता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है कि मैदानी भाग में स्थित विशाल गंगा यमुना के मैदान प्लास्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित हैं। निक्षेप का मतलब क्या होता है? जब नदियाँ बह रही होती हैं, खासकर जो है जब पहाड़ से उतरती हैं, मैदानों में बहती हैं, तो अपने साथ हर साल जो है नई नई मिट्टी जो प्रक्षालित करते हुए वो लाती हैं, जिसको हम कछार कहते हैं। तो ये अपने साथ मिट्टी लाती हैं, एक के बाद एक निक्षेप, वो पूरा सेडिमेंटेशन होता रहता है और उसी वजह से ये जो है मैदान एक समतल मैदान के रूप में विकसित हुआ है। इस मैदान में यानी गंगा यमुना का जो दोआब है, इसमें मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉयल पाई जाती है। जैसा कि हमने कहा, इसको कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इसको जो है भात मृदा भी कह सकते हैं। और इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? कांप की मृदा और साथ में बालू से भी इसका जो है मिलके निर्माण होता है। तो ये जो है इसका तरीका हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए तो गंगा यमुना का जो मैदान है मुख्य रूप से इसका निर्माण काप मिट्टी से हुआ है, जिसको हम जो है जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसके क्षेत्र वाइज जो है बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। तो नदियों द्वारा जो निक्षेपित तलछट मिट्टी होती है वो संरचना के आधार पर इस मैदान को 2 भागों में फिर हम विभाजित कर सकते हैं। इस पूरे मैदान को मिट्टी के आधार पर, एक को हम बांगर क्षेत्र कहेंगे, एक को हम खादर क्षेत्र कहेंगे।
बांगर क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है, खादर क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले जो है मिट्टी के जो दो प्रकार हैं, खादर और बांगर, इसको समझते हैं। तो बांगर मिट्टी जो होती है ये बहुत ही उच्च भूमि में पाई जाती है, यानी क्षेत्र की जो है भूमि ऊंची होती है और नदियों के जो बाढ़ का पानी होता है, जब नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है उस समय इस क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होते हैं, तो वहाँ तक जो है बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो पुरानी मिट्टी है वो पुरानी मिट्टी ही लगातार जमते जमते जो है क्या हो जाती है, वो उपजाऊ हो जाती है, यानी उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है बहुत ही क्षीण होती है। इसीलिए ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं कहते हैं। और इसको जो है बांगर मिट्टी को या बांगर क्षेत्र की मिट्टी को जो है पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। वहीं पर जो अगली मिट्टी है, जो इसका दूसरा पार्ट है, वो है खादर मिट्टी। अब खादर मिट्टी का निर्माण क्या होता है, नदियाँ प्रतिवर्ष जब उसमें बाढ़ का पानी आता है तो वो क्या करती हैं, अपने द्वारा नई मिट्टी की परतों को लाकर जो है मैदानी भागों में इकट्ठा करती हैं और इस वजह से ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ और कृषि के लिए उपयोगी होती है। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है नवीन जलोढ़ मृदा का नाम खादर है या बांगर, तो आपको याद रखना होगा खादर जो है क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा है और बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है। ये जो है इसमें उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है और ये जो है बहुत ही अच्छी होती है कृषि के लिए। गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदानी प्रदेश है, अगर इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखी जाए तो मात्र 300 मीटर है। इसको भी आप एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम ढाल की बात करें तो इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल जो है पश्चिमांचल में, यानी जो है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें कैसा है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। पश्चिम में कैसा है, उत्तर से दक्षिण की ओर है और पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। किस तरह का है, इस तरह से है। पश्चिमोत्तर आपका ये हुआ, तो यहाँ से जो है दक्षिण पूर्व की ओर क्या है, उसकी ढाल है। तो ये जो है केवल याद रखने के लिए, क्योंकि नदियों का बहाव जो है इस ढाल के आधार पर ही तय होता है। अब तीसरा जो हमारा भौतिक विभाजन के अंतर्गत क्षेत्र है वो क्या है, वो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से दो बड़े क्षेत्रों से मिलकर बनता है। एक रीजन को हम बुंदेलखंड कहते हैं, एक को हम बघेलखंड कहते हैं, अभी उस पर हम आएंगे। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि आप जानते हैं, अगर आपने वैगनर का जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है कभी वो जो है अफ्रीका से टूट कर जो है और धीरे धीरे जो है बहुत लाखों सालों में बढ़ते हुए आकर जो है जो एशिया वाला क्षेत्र है उसमें जाकर टकराया था और उसी टक्कर की वजह से क्या हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है और इसी को हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। जो दक्षिण का कुल पठारी प्रदेश है इसका जो है, अगर एक अनुमानित आपसे कोई पूछ ले कि इसका विस्तार कितना है, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। ये जो है, खैर ऐसे फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब इसमें दक्षिण का पठारी भाग में दो जो है रीजन है जिनको आप सांस्कृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, भौगोलिक प्रदेश तो वो है ही हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बुंदेलखंड की अगर चर्चा करें तो हम पहले बुंदेलखंड पे नज़र डालते हैं। बुंदेलखंड में कुल 7 ज़िले हैं। पहला आपका ललितपुर हो गया अगर नीचे से देखें, दूसरा है झांसी, तीसरा जालौन हो गया, चौथा हमीरपुर हो गया, पांचवा महोबा हो गया, छठा बांदा हो गया और सातवां चित्रकूट हो गया। ये जो है क्या है, ये जो है बुंदेलखंड के जो है 7 ज़िले हो गए। अब इसमें जो बघेलखंड का क्षेत्र मिलता है, तो बघेलखंड का क्षेत्र में मुख्यतः जो है जो मिर्ज़ापुर है आपका, मिर्ज़ापुर का जो है दक्षिणी भाग यानी ये नीचे वाला भाग मिर्ज़ापुर का, और उसके अलावा सोनभद्र का जो है कुछ भाग
ये मिलकर जो है ये पूरा रीजन क्या बनाता है, ये दक्षिण का पठार बनाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये किस तरह की चट्टानों से निर्मित है, कभी पूछ लिया जाए तो नीस चट्टानों से निर्मित है, इसीलिए कभी कभी इसको बुंदेलखंड का नीस भी कहा जाता है। फिर अब पर्टिकुलर हम बुंदेलखंड की बात करते हैं। तो बुंदेलखंड में 7 ज़िले हैं, आपको पता है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जिसको हम रेगुर कहते हैं, तो पश्चिमी भाग बुंदेलखंड का कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग जो है इधर वाला हो गया। इसमें जो है काली मिट्टी, जिसको हम रेगुर भी कहते हैं, वो पाई जाती है। और ये जो है जो मालवा का पठार है उसका ही विस्तार है। मालवा का पठार मुख्य रूप से कहाँ से जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर जो मध्य प्रदेश है वहाँ से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो कैमूर श्रृंखला है वो जो है बुंदेलखंड से ही लगी हुई है, और इसकी रचना जो है विंध्य शैलों से हुई है। तो विंध्य वाला जो रीजन है वो लगभग नीचे से आता है, वाराणसी तक जो है ये विस्तृत है। और एक यहाँ पर विशेष प्रकार की घास पाई जाती है जो बहुत ही चर्चा में रहती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है चिलास। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो है एक घास यहाँ पर विशेष प्रकार से पाई जाती है जिसको हम चिलास के नाम से जानते हैं। या आपसे पूछ लिया जाए कि चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस रीजन में पाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि ये बुंदेलखंड में पाई जाती है। अब हम बघेलखंड की बात कर लें तो बघेलखंड केवल ऐसा नहीं है, जैसे बुंदेलखंड भी केवल उत्तर प्रदेश का 7 जिलों से नहीं बनता है, उसमें जो है मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे ज़िले शामिल हैं। इसी तरह से बघेलखंड जो है उसमें मध्य प्रदेश के जो है यानी 1/3 आप देख लीजिए तो जो है मध्य प्रदेश का एरिया है, और 1/4 जो है वो उत्तर प्रदेश का जो है एरिया है। उत्तर प्रदेश में अगर बघेलखंड की हम बात करते हैं तो आपको जो है मिर्ज़ापुर का दक्षिणी भाग और सोनभद्र का ऊपरी भाग, ये जो है एरिया ये इसमें लगता है। साथ ही इसमें प्रयागराज का थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा भी। एक्चुअल में हम इसको अगर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बांट के समझेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है और उसको डिस्ट्रिक्ट की सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से अगर हम बघेलखंड अगर कहें, कोई आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ किधर विकसित है, तो आप कह सकते हैं सोनभद्र का कुछ हिस्सा, मिर्ज़ापुर का कुछ हिस्सा, और जो प्रयागराज का जो है पूर्वी भाग है वो भी थोड़ा सा जो है बघेलखंड में आता है। तो बघेलखंड में और देखते हैं क्या जो है आवश्यक चीज़ें हैं। तो इसमें जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला बघेलखंड रीजन को 2 प्राकृतिक भागों में बांटती है। संपूर्ण क्षेत्र में टोंक, सोन और उनकी सहायक नदियां बहती हैं। अभी जब हम नदियों वाले उसमें आएंगे तो इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो है प्रदेश के पूर्वोत्तर में स्थित इन्हीं नदी घाटियों के क्षेत्र खुला एवं गम्य है। पश्चिम में उच्च मैदान है, पूर्व में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी मार्ग है जिस पर वृंद श्रृंखला की समानांतर वनयुक्त पर्वत श्रेणियाँ होती हैं। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पठार के संबंध में कुछ और फैक्ट। तो दक्षिणी पदार्थ जो है प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है, 300 मीटर है लगभग। और दक्षिणी पठारी प्रदेश का जो ढाल है ये किधर से किधर को है, ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ पर ढाल पाई जाती है। जैसे आपने इधर की ढाल पढ़ी थी ना, वो जो है क्या थी, उत्तर से दक्षिण की ओर थी। और पूर्वांचल की कैसे थी, पूर्वांचल की इस प्रकार थी। तो ये ढाल जो है पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की तरफ जो है इधर है। तो ढाल को भी समझना इसलिए ज़रूरी है, इससे जो है पता चलता है कि जो नदियां हैं उनका फ्लो किधर से किधर होना चाहिए। तो यही बात जो है यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुहेलखंड रीजन की बात करते हैं। रुहेलखंड एक सांस्कृतिक परिदृश्य में आपने सुना ही होगा, बरेली के आसपास के जो इलाके होते हैं उनको हम रुहेलखंड में काउंट करते हैं। तो रुहेलखंड का अगर हम प्राकृतिक रूप से देखें कि इनका भौगोलिक संरचना कैसी है, तो गंगा नदी के उत्तर में, जो गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है, गंगा नदी के उत्तर में और कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नीचे स्थित भूभाग को हम रुहेलखंड कहते हैं।
यानी ये वाला जो रीजन है ये रुहेलखंड में आता है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि रुहेलखंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। तो रुहेलखंड में जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, शाहजहांपुर आ गया, शाहजहांपुर, बरेली, उसके अलावा पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, इसके अलावा बदायूं और बिजनौर। तो ये सभी जो है इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं। इन सभी को मिलाकर हम रुहेलखंड के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों ने, जो लोग इस रीजन के हैं या सीतापुर लखीमपुर से जो है बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने, उनके क्षेत्र में एक ट्रेन जाती है जिसको रुहेलखंड एक्सप्रेस कहते हैं। तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि रुहेलखंड किधर है। मेन जो अगर देखा जाए तो रुहेलखंड का सेंटर जो है बरेली होता है। बरेली की जो है जो सरकमफेरेंस है, चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब मिल मिलाकर 7 ज़िले हैं जो रुहेलखंड का प्रॉपरली निर्माण करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की। अब हम जलवायु पे बात करते हैं। अब थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश की जलवायु है, जो IFSR रिपोर्ट है, क्योंकि जलवायु को कई लोगों ने कई तरह से बताया है। तो जो है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्गीकृत किया गया है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के साथ शुष्क शीत ऋतु, क्योंकि कई तरह से इसके डिवीजन होते हैं। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर्स, ये जो है क्या कहती है, IFSR रिपोर्ट कहती है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक है, ये औसत होती है। और वार्षिक जो ताप का परास है, यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड लोएस्ट जाता है और 46 डिग्री तक हाईएस्ट जाता है। हालांकि इस साल वो सब भी रिकॉर्ड टूट गए थे, 49 डिग्री तक जो है तापमान, और उससे ऊपर भी कुछ जगहों पर चला गया था। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल टाइप की है और मानसूनी है। तो यहाँ की जलवायु को अगर आपसे पूछा जाए, ये अलग तरीके से बताने का तरीका है, लेकिन जो सामान्य तरीका वो ये है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, ट्रॉपिकल मानसूनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कोपेन का जो है जलवायु का बहुत वर्गीकरण आपने पढ़ा होगा। तो कोपेन के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में जो जलवायु क्या है, वो शुष्क शीत ऋतु वाला है और मानसूनी प्रकार का, यानी इसको जो टेक्निकल टर्म दिया जाता है वो CWG दिया जाता है कोपेन के वर्गीकरण में। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी तरह से थार्नथेट के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश में CBW यानी समशीतोष्ण उपाद टेम्परेट ह्यूमिड क्लाइमेट प्रकार की जलवायु का विस्तार है। और तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए हुए होती है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आपने इतना सारा पढ़ा। अब आपसे एक सवाल ये है कि अगर आपसे एक जनरल कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो है जलवायु किस प्रकार की है, तो आपको बिना कुछ सोचे बताना है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। कहाँ लिखा है ये? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। बस आपको यही जो है मंत्र याद रख लेना है। कभी किसी के अनुसार पूछा जाएगा तभी आपको उसके अनुसार जो है कुछ बताना है। उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, यानी जलवायु के आधार पर 2 रीजन्स होते हैं। प्रदेश का मतलब यहाँ पर रीजन है। तो पहला इसमें से हो गया आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, ह्यूमिड एंड वार्म। तो ह्यूमिड एंड वार्म एक हो गया। उसके अलावा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। फिर जो उष्ण आर्द्र एवं उष्ण यानी जो पहले प्रकार का है, इसको हम 2 तरह से और बांटेंगे। इसमें तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश आ जाएगा। किस तरह से? तो तराई क्षेत्र में 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ह्यूमिड और वार्म क्षेत्र अगर हम यहाँ पर मानचित्र पर अगर आपको देखना चाहें तो जो भाबर और तराई वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र की जो है इसमें बात की जा रही है और इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी जो है शामिल है। बाकी जो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, इसके अंतर्गत जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र हमने पढ़ा है
वो इसमें आता है, जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम हो जाती है, 80 से 100 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड रीजन। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र पैदा, और ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती है। तो ये इस तरह का कभी एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पूरब से पश्चिम जाएंगे तो आर्द्रता की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। तो पूरब से पश्चिम जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटेगी। वहीं पर अगर हम उत्तर से दक्षिण आते हैं, उत्तर से दक्षिण यानी बुंदेलखंड के पठार की ओर आते हैं, तब भी आर्द्रता या नमी की मात्रा घटेगी। नमी जो है, जो मैक्सिमम है, वो कहाँ पर है? वो तराई रीजन में है। उससे नीचे जो है नमी कम होती जाती है। ये आपको इतनी देर में समझ में आ ही गया होगा। अब कुछ और फैक्चुअल बातें हम लोग पढ़ देते हैं। जैसे राज्य का अगर हम औसत तापमान की बात करें तो ये जनवरी में 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि मई जून में, जो कि गर्मी का मुख्य जो है महीना होता है, तो औसत तापमान 27.5 डिग्री से 39 डिग्री तक हो जाता है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पे वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। राज्य में अगर हम पूर्व से पश्चिम यानी हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा में कमी होती है। इसका मतलब क्या है कि पूर्वांचल में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिम में वर्षा कम होती है। और जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी आप जानते होंगे, गोरखपुर में औसत वर्षा सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती है। प्रदेश में 90% तक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ये सब जो है क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछे जा चुके हैं कि जो है जो मैक्सिमम वर्षा होती है प्रदेश में, वो किस फॉर्मेट में होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा प्रदेश में वर्षा होती है। गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो हमने बताया, और मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा जा चुका है कि कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, कृषि जलवायु समूह कितने हैं और मृदा समूह कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, एग्री इकोलॉजिकल क्षेत्र या रीजन्स कितने हैं? 20 हैं। उसके अलावा कुल कृषि जलवायु क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाएगा, एग्री क्लाइमेटिक रीजन्स, वो 9 हैं, जिनको अभी हम आगे डिटेल में और पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह कितने हैं? तो मृदा समूह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 8 हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की, तो उत्तर प्रदेश में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं? उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आता है भाबर और तराई क्षेत्र। अब इसके बारे में बताने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है। तो भाबर और तराई क्षेत्र जो हिमालय की तलहटी वाला क्षेत्र है, उत्तरांचल के ठीक नीचे लगा हुआ, और इधर जो है जो नेपाल के नीचे लगा हुआ, क्योंकि उत्तरांचल और नेपाल दोनों पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी मतलब देश भी है। और फिर पश्चिमी मैदान यानी पश्चिम का मैदान यानी मेरठ मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र आ जाएंगे। मध्य पश्चिमी मैदान, इसमें बरेली और मुरादाबाद, जिसको हमने रुहेलखंड वाला रीजन बोला था, वो आ जाएगा। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान, इसमें आगरा मंडल और उसके आसपास का क्षेत्र आ जाएगा। मध्य मैदान कानपुर व लखनऊ मंडल और इसमें फतेहपुर भी आ जाएगा जुड़ते हुए। फिर बुंदेलखंड, निश्चित रूप से इसको आपको पता ही है कि 7 होते हैं इसमें जो है जिले। उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल और गोंडा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर मंडल और गोंडा क्षेत्र जो है इसमें ये वाला रीजन जो है इसमें आ जाता है। इसके बाद जो है पूर्वी मैदान में अगर आएंगे हम, तो इसके नीचे जो है बनारस, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल, ये वाला पूरा एरिया जो है इसके अंदर आ जाएगा। प्रयागराज मंडल भी इसी में आ जाएगा। फिर विंध्य पर्वत क्षेत्र, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज का दक्षिणी इलाका जो है ये विंध्य क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिसमें इसको बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश में वेटलैंड्स की बात कर लेते हैं, यानी आर्द्र भूमि की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो आर्द्र भूमि का प्रतिशत है कुल भूमि में, वो लगभग 5.15% है, जिसमें से सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र है। आपसे पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला हमारे पास जो है सोनभद्र है। तो वेटलैंड्स के लिए आप लोग जानते हैं एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर समझौता हुआ था। तो रामसर समझौते में के अंतर्गत जो है वेटलैंड घोषित किए जाते हैं, जिनको बाद में संरक्षण भी दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में अब अगर वर्तमान में आपसे पूछता है कितने जो है वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट्स के रूप में चिन्हित हैं, तो इस अभी की डेट में 10 हैं। अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देखेंगे, साल 2 साल बाद देख रहे होंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप चेक कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स लगातार बदलता रहता है, इसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर अब बढ़ के इतना हो गया, आपने इतना बताया है, क्योंकि ये जो है अंडरस्टूड है कि करंट की घटना है। हो सकता है 1 महीने बाद ही इसमें एक और जुड़ जाए, 2 और जुड़ जाए, बहुत सारे प्रपोजल पहले से ही गए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है ऊपरी गंगा नदी है, जिसको हम जो कहाँ से कहाँ है? ब्रज घाट से नरौरा। ब्रज घाट आपका कहाँ पर पड़ता है? ब्रज घाट आपका जो है हापुड़ में पड़ता है, और नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। तो यहाँ पर जो है इस रीजन में ये स्थित है। उसके बाद नवाबगंज पश्चिम बिहार आप लोग जानते हैं उन्नाव ज़िले में है, जिसका अब नाम जो है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो है पश्चिम बिहार हो गया है। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, ये सब रामसर साइट्स हैं। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? गोंडा में है। इसके बाद सरसई नावर झील या सरसई नावर जो है रामसर स्थल, ये कहाँ पर है? ये इटावा ज़िले में है। सूर सरोवर झील, जिसका एक नाम कीठम झील भी है, ये कहाँ पर है? ये आगरा में है। उसके बाद हैदरपुर वेटलैंड, ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर को मिलाते हुए जो है मतलब इसका जो एरिया है वो विस्तृत है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों ज़िलों के बीच में ये जो है विस्तृत है। और इसके बाद जो है बखिरा वन्यजीव विहार, जो संत कबीर नगर में स्थित है। तो इस तरह से ये 10 वेटलैंड्स जो उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हैं इंटरनेशनली, वो आप हैं। और इनको अच्छे से मैप पे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो है, जिससे आपको ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में ऋतुओं की बात करें, सीजन्स की, तो जैसे भारत में ही 3 ऋतुएँ जो है मुख्य रूप से होती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। सेम उसी तरह से उत्तर प्रदेश में ठंडी, गर्मी और बरसात 3 ऋतुएँ ही मुख्य रूप से हम जिनको कहते हैं वो होती हैं। अब इन ऋतुओं में उत्तर प्रदेश में क्या क्या जो है विशेषताएं होती हैं, काफ़ी सारी इसमें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले विंटर्स की बात कर लेते हैं, शीत ऋतु की। सभी लोग जानते हैं शीत ऋतु की जो प्रारंभ होता है वो अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश में होता है, और जबकि पश्चिमोत्तर भारत और उच्च भारत की पेटी के प्रभाव में आ जाता है, तो उस समय जो है शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। शीत ऋतु जो है अक्टूबर से लेकर और फरवरी तक चलता है। जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है। निम्न ताप, आर्द्रता और अधिक मौसमी तापांतर और मंद चलने वाली उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी फौने इस ऋतु की विशेषताएं होती हैं। तापमान की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किधर से किधर को बढ़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो शीत ऋतु में तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, यानी उत्तर में क्या होगा? ठंडक ज़्यादा होगी और दक्षिण में गर्मी बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक तापमान बढ़ रहा है। और अगर घटने के सेंस में हम कहेंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ तापमान घट रहा है। आप जैसे भी इसको चाहें उस तरह से जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं। न्यूनतम तापमान कितना होता है, अधिकतम तापमान कितना होता है, औसत होता है। तो ये सब जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, पश्चिमी मैदानी भाग हैं, पूर्वी मैदानी भाग हैं, तो सबका अलग अलग है। इतना विस्तृत डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हवाएं जो है शीत ऋतु में कैसी होती हैं? स्थलीय क्षेत्र से चलती हैं, इसलिए ये शुष्क होती हैं
और इनसे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि जो उत्तर भारत की विशेषता है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा ना के बराबर होती है। और दिसंबर तथा जनवरी माह में सवेरे और शाम को समय कोहरा देखने को मिलता है, क्योंकि वहीं पर पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हिमपात जो है नहीं होता है, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की बात कर लें तो शीत ऋतु में वर्षा जनवरी फरवरी माह में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है उत्पन्न होने वाले शीतकालीन चक्रवातों के कारण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अचानक परिवर्तन जिससे देखने को मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कभी कभी इन चक्रवातों की एक शाखा फारस की खाड़ी तथा अरब सागर से होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। इनके द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, जो रबी की फसलों के लिए विशेष लाभप्रद है। रबी की फसलों में मुख्य रूप से गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा ये लाभप्रद है। सबसे कम वर्षा प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र के जिलों में होती है, ये हमने पहले भी पढ़ा। कितनी होती है? 5 to 7.5 सेंटीमीटर। ये बात हो रही है शीत ऋतु की, ये जो है सारी ऋतुओं की बात नहीं हो रही, इसको ध्यान रखिएगा। और मैदानी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7.5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। शीत ऋतु में वैसे भी वर्षा कम होती है, लेकिन शीत ऋतु की जो वर्षा होती है वो रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो उत्तर प्रदेश के शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि वर्षा का प्रमुख कारण क्या, भौगोलिक कारण क्या है, तो वो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, जिसकी औसत संख्या 3 से 5 रहती है। और शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। तो ये हमने जो है इसको पढ़ा है। शीत ऋतु के बाद अब हम ग्रीष्म ऋतु की तरफ पढ़ते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे ये मध्य मार्च से ही शुरू हो जाता है और उसके बाद मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जून का जो आखिरी के 10 दिन है वहाँ से जो है वर्षा काल शुरू हो जाता है। हालांकि अब जो है ज़्यादातर वर्षा जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक जो है खिंचती है। तो सर्वाधिक तापमान भी जो है मई जून में ही रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री। अब जो है चूँकि लगातार तापमान जो है 49 डिग्री तक भी पहुंच रहा है, तो जल्दी ही जो है किताबों में भी बदलाव होगा और ये औसत तापमान में जो है यहाँ पर अब 40 से ऊपर लिखा जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री तक भी जाता है। तो हर साल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण जो है क्या है, क्योंकि ये कर्क रेखा से जो है निकटतम दूरी पर, अगर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में देखें तो एक कारण आपको ये भी पता होगा। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, क्योंकि बरेली तराई में भी है और ऊपर से जो है जो उत्तराखंड का जो है पहाड़ी क्षेत्र की जो ठंडी हवाएं होती हैं, उसकी वजह से बरेली उत्तर प्रदेश में ठंडा जो है माना जाता है। हालांकि गर्मी अच्छे से पड़ती है, लेकिन जैसे मैदानी भाग की जो भयंकर वाली गर्मी है उतनी गर्मी वहाँ पर नहीं पड़ती है। फिर ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं जो है तेज़ी से चलती हैं और ये सूखी या शुष्क और गर्म हवाएं होती हैं। इनको हम लू के नाम से भी जानते हैं, इनको हम पछुआ पौने या लू के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे हम वर्षा के वितरण की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का वितरण है, अगर पहले हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें कि कहाँ से कहाँ तक कैसी बरसात होती है, तो सबसे पहले हम ऐसे अगर एक जो है लाइन ड्रा करें तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कह सकते हैं मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र। यहाँ पर मध्यम वर्षा हो रही है और मध्यम वर्षा हम उत्तर प्रदेश के सेंस में कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उसके बाद जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमको ये वाला जो रीजन है, जो राजस्थान, आगरा और ये जो है चंबल वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये अति अल्प वर्षा क्षेत्र में आता है। कैसे आता है? अति अल्प। और इसके अलावा अब जो है आपके पास बीच का जो भाग बच रहा है ये वाला
ये जो है कैसा क्षेत्र है, ये निम्न वर्षा का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, निम्न वर्षा का क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में तो कहीं भी उच्च वर्षा क्षेत्र होता ही नहीं है। यहाँ पर जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये मध्यम वर्षा वाला कहलाता है, उससे कम वाला जो है निम्न है, और उससे सबसे नीचे जो है जो बुंदेलखंड का पठारी भाग है उसमें हमको अति अल्प वर्षा देखने को मिलती है। तो आपने इसके माध्यम से ये समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में वर्षा का वितरण बहुत ही असामान्य है। अब उसमें पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदान में, तो इनको अलग अलग जो है याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिमालय के समीप स्थित स्थानों में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ी भाग है, तो वहाँ पर जो है जो बादल बनते हैं, जो वहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होता है, उससे जो है वहाँ पर वर्षा होती है। जबकि हिमालय से दूर और पश्चिम की ओर जाते हुए वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। राज्य की संपूर्ण वर्षा का 75 से 80% भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से प्राप्त होता है। ये महत्वपूर्ण है, इससे जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है किस मानसून शाखा से उत्तर प्रदेश को वर्षा प्राप्त होती है, तो वो जो है बंगाल खाड़ी के मानसून से प्राप्त होती है। बंगाल खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ, यानी जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी मान लीजिए तो दूर होगी, यहाँ से उठेगा तो बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो है पूर्वी भागों में ये प्रवेश करता है मानसून, और इसको जो है इसीलिए पूर्वा नाम से हम जानते हैं। फिर संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में बरस जाता है। प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से लेकर सितंबर के बीच में, और 17% वर्षा मात्र शीत ऋतु में होती है, जो हमने पीछे भी पढ़ा था। और इसके अलावा वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री होता है। हालांकि ये जो है अगर आज के संदर्भ में बात करें तो ये बढ़ गया है। वर्षा के वितरण पे ही कुछ और बातें। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर में होती है, और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है। कितनी होती है इसको आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं है। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ प्रवण है, यानी यहाँ पर बाढ़ की प्रवणता है, बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र में ये आता है। किसी वर्ष किन्हीं क्षेत्रों में अधिक वर्षा की वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है, और कभी कभी अत्यंत कम वर्षा के कारण जो है जो खरीफ की फसल होती है वो बर्बाद भी हो जाती है। वर्षा बहुत ज़्यादा अनियमित होने के कारण ही उत्तर प्रदेश में खेती में अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। और ये जो है कुछ और आंकड़े दिए हैं कि वर्षा की वार्षिक अनियमितता कितनी है। हालांकि ये सब जो है बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं महत्वपूर्ण है, नॉलेज के लिए तो ठीक है। फिर हम वर्षा के आधार पर प्रदेश का अगर विभाजन करें तो हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, उष्ण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, और उसके अलावा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को हम 2 उपभागों में फिर बांटेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब ये वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर, कितनी 100 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। अब इसमें ज़िले यहाँ पर लिखे हुए हैं, शाहजहाँपुर, सीतापुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, बाराबंकी, ये सब इसमें आते हैं। इस क्षेत्र में शीतकालीन चक्रवातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे नंबर पे आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र को हम बांट सकते हैं तराई क्षेत्र में। अब इसमें जो है बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, वही उत्तराखंड का जो निचला जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया जिला इसमें शामिल है। यहाँ पर जो है जो औसत वर्षा है वो 120 से 150 है, यानी ये वाला जो है इसमें 120 से 150 जो है तक की वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। अब दूसरा जो प्रदेश हमने बांटा था वर्षा के आधार पर, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, तो ये जो है इसमें उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदान आ जाएंगे, पश्चिमी मैदान आ जाएगा, बुंदेलखंड भी आ जाएगा,
बुंदेलखंड का पूरा पठारी क्षेत्र आ जाएगा और इसमें साधारण वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। और अब इसको फिर जो है वर्षा की असमानता के आधार पर हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक जो है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। अब मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में जो है आप ये वाला जो क्षेत्र है यानी फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और उत्तरी प्रयागराज आ जाएगा। इसमें क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लू चलती है, मतलब गर्म और शुष्क हवाएं। शीत ऋतु शुष्क होती है, ठंडी रहती है और यहाँ पर वर्षा औसत कितनी होती है 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। इसका दूसरा आ जाएगा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो है इधर वाला एरिया आ जाएगा। तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद का दक्षिण पश्चिमी भाग आ जाएगा। उसके अलावा बुलंदशहर, बदायूं, अलीगढ़, एटा, मथुरा, आगरा, मैनपुरी आदि ज़िले आते हैं। देखिए इन सब चीज़ों को रटना नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको उत्तर प्रदेश के इस तरह के राजनीतिक मैप ले लीजिए या जो है प्लेन मैप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा इस डिवीज़न को बना कर याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। और उत्तरी भाग में तापमान कम रहता है ग्रीष्म ऋतु में और जो इसका दक्षिणी भाग है उसमें तापमान जो है अधिक होता है। फिर बुंदेलखंड का जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं उसको, इसमें झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, इटावा का दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है। तो इस तरह से जलवायु वाला पोर्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मिट्टियों की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के कि मिट्टी का जो है किस प्रकार से वर्गीकरण है। तो उत्तर प्रदेश में 9 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये हमने वहाँ पर भी देखा था। तो 9 प्रकार की मिट्टियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो पहले पर्वतीय मृदा हो गई, दूसरी तराई मृदा हो गई, फिर जलोढ़ मृदा हो गई जिसको हम एलुवियल कहते हैं, लाल और पीली मृदा, मिश्रित लाल एवं काली मृदा, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा, लवण प्रभावित मृदा और लाल बलुई मृदा। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आप इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि 9 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर पाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा, मिट्टी के प्रकार 9 हैं लेकिन मृदा समूह क्षेत्र जो हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मृदा समूह क्षेत्र, ये कितने हैं? ये 8 होते हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा इन दोनों चीज़ों में। मिट्टी के प्रकार 9 हैं, मृदा समूह क्षेत्र, क्योंकि यहाँ ये पूरे मिट्टी के आधार पर वर्गीकृत क्षेत्र हैं जो 8 हैं और मिट्टियों का जो उत्तर प्रदेश की वर्गीकरण है वो 9 है। इसमें जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए। अब जो है एक प्रोफेसर वाडिया हैं, कृष्णन है, मुखर्जी हैं, इनके वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जो है 2 भागों में उत्तर प्रदेश की हम 2 बड़ी मिट्टियों के मतलब भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है गंगा के विशाल मैदान की जो नवीन और उपनवीन या नूतन और उपनूतन मिट्टियां हैं, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, खादर वाले जो मिट्टियां हैं। और दूसरी तरह की मिट्टी जो है कैसी हो जाएंगी, दक्षिणी पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैल की या बुंदेलखंडी मिट्टी, इसको स्पेशली कह लेंगे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है, जिसका एक आधार भूमि की बनावट है और उसी आधार पर मिट्टी को 3 भागों में हम बांट देते हैं। कैसा? जो है पहला भाग क्या हो जाएगा, भाभर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टी, एक अलग तरह का पूरा भूभाग की मिट्टी हो गई। दूसरा है मध्य के मैदानी क्षेत्र की मिट्टी, जो गंगा यमुना का मैदान वाला क्षेत्र है उसकी मिट्टी। और तीसरा हम स्पष्ट विभाजन कर सकते हैं दक्षिण के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी। तो ये 3 तरह की जो है मिट्टियों का हमने विभाजन कर लिया। और सबसे पहले हम भाभर एवं तराई क्षेत्र की मृदा की बात कर लेते हैं। तो भाभर और तराई क्षेत्र की मृदा में जो है हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से ये निर्मित हुई है। यहाँ उच्च भूमि होती है, इसमें कंकड़, पत्थर और मोटे बलुओं से इसका निर्माण होता है, जो कि काफ़ी छिछली है। अतः इसमें जो है मिट्टी में क्या होता है, जो जल होता है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। इस कारण इसमें कृषि कार्य असंभव हो जाता है। इसमें जो है कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इसमें खेती के लिए जो है ये अच्छी नहीं होती है। और तराई क्षेत्र में अगर हम आते हैं तो तराई क्षेत्र जो है महीन कणों के निक्षेप से निर्मित होती है
और मृदा समतल, दलदली और नम होती है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस कारण इसमें गन्ने और धान की पैदावार अच्छी होती है, क्योंकि गन्ने और धान को अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। तो तराई क्षेत्र आप जानते ही हैं, उत्तर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक विस्तृत है। इसको बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अब तक आपको इसको याद भी हो गया होगा। और भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है ये भी हमने देखा था, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर जिलों में है। तो भाबर क्षेत्र की जो मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, और तराई क्षेत्र की जो है उपजाऊ होती है, लेकिन विशेष प्रकार की फसलें उसमें होती हैं, विशेषकर धान और गन्ना। मध्य मैदानी क्षेत्र की जो है, जो दूसरा हमने जो है विभाजन किया था मृदा के आधार पर, तो ये जो है गंगा यमुना का विशाल मैदान है, जो प्लास्टोसीन युग से आज तक विभिन्न नदियों के निक्षेपों से निर्मित है। इसमें जो है जो पाई जाती है मृदा, उसको हम जलोढ़ या एलुवियल कहते हैं, इसको कछारी भी कहते हैं। कछारी का मतलब ये होता है मिट्टी, ऐसी मिट्टी का जमाव जो नदियों के बाढ़ के कारण जो है किनारों पर होता रहता है, उसको कछार कहा जाता है, या इसको भात भी कहते हैं। विभिन्न नाम है जिसको ध्यान रखिएगा, जो कि कांप की मिट्टी, कीचड़ और बालू से निर्मित होती है। अब उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में, गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों से कांप और मिट्टी का इसमें विस्तार होता है। जलोढ़, उत्तर प्रदेश में जलोढ़ और दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है। ये दो प्रमुख मिट्टियाँ हैं। इसमें जो है पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश यानी जिसको हम ह्यूमस कहते हैं उसका अभाव होता है। इस मैदान की मृदा को फिर हम दो वर्गों में बांट लेते हैं, खादर या कछारी मृदा या नवीन जलोढ़ मृदा, और दूसरा है बांगर या पुनारी। तो खादर का मतलब नई मिट्टी जो बार बार नदियां अपने बाढ़ के साथ में निक्षेप के रूप में बहाकर लाती हैं, इसी को कछारी या नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है, जो बहुत कम उपजाऊ होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा उच्च भूमि पे पाई जाती है, तो वो प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं, और नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहते हैं। तो खादर और बांगर जरूर याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। इस क्षेत्र में लवड़ी, क्षारीय, मरुस्थलीय, भूर तथा काली मृदाएँ भी पाई जाती हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र की बात करें जो है, तो इसमें खादर पहले तरह की मृदा है, जिसके बारे में हमने बता दिया, बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी कुछ विशेषता है। ये मृदा हल्के भूरे रंग की होती है, छिद्रयुक्त, महीन कणों वाली एवं जल धारण करने की क्षमता वाली होती है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें बलुआ या सिल्ट बलुआ आदि नामों से भी जाना जाता है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। दूसरा जो है, कौन सी हमारी मिट्टी थी? दूसरी हमारी बांगर है, जिसको हम पुरानी जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये कौन से क्षेत्र होते हैं? जहाँ पर नदियों के जल का बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उच्च भूमि होने के कारण, तो वहाँ की मिट्टी को बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका एक बहुत विशिष्ट नाम और है, उपहार मृदा, ये पूछा भी जा चुका है। इसके अलावा इसको दोमट कहते हैं, मटियार नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टियाँ जो है परिपक्व होती हैं, यानी मैच्योर्ड होती हैं और अधिक गहरी होती हैं। बागर मिट्टी जो परिपक्व मृदा होती है, इसमें फास्फोरस और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म आदि की कमी पाई जाती है। इसी वजह से इसमें उपजाऊपन कम होता है। बांगर मिट्टी को दोमट भी कहते हैं, मटियार भी कहते हैं, बलुई दोमट भी कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में भूंड भी कहते हैं, या पुरातन काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके बहुत सारे नाम हैं, इनमें जो है इसको ध्यान रखिएगा। और लगातार कृषि करने की वजह से क्या हुआ है, इनकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो गई है, जिसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा उर्वरक देना पड़ता है अगर यहाँ पर हमको फसल उपजानी हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लवणी तथा क्षारीय मृदा, जिसको हम सैलाइन और एल्कलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं, उसकी भी जो है पर्याप्त विस्तार पाया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा दोमट और जलोढ़ ही पाई जाती है। तो जो बांगर मृदा वाले क्षेत्र हैं, उसमें भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रबंध ना होने से, नहरों के द्वारा लगातार सिंचाई किए जाने से वर्षा की कमी
और गहरी जुताई करते रहने से, क्षारीय उर्वरक लगातार प्रयोग होने से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है बांगर वाले क्षेत्रों में, इसीलिए बांगर में उर्वरा शक्ति नहीं होती है। प्रदेश की लगभग 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की जो है मृदा वो लवड़ी मृदा प्रभावित है। ये मृदा प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज आदि जिलों में पाई जाती है। इसको और नामों से भी जाना जाता है, यानी जो लवड़ी और क्षारीय मृदा है इनके थोड़े से और नाम जान लीजिए। इसे रेह भी कहते हैं, बंजर भी कहते हैं, कल्लर नाम से जाना जाता है। तो बंजर तो हम लोग जानते हैं, बंजर का मतलब ही हम लोग जानते हैं कि अनफर्टाइल है। रेह और कल्लर जरूर इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो कुल बंजर भूमि है, हालांकि ये सब डेटा आपको याद नहीं रखना है, केवल एक सामान्य जानकारी के लिए देख लीजिए। 10,938.59 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र विस्तृत है, जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 4.56% है। बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिलों में पाई जाती है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। इसी के कुछ और फैक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूंढ नाम से भी जाना जाता है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहते हैं। थोड़े से इस तरह के फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होते हैं। और ये जो भाट मिट्टी होती है इसमें मिलेट्स यानी मोटे अनाज जो है ज़्यादा अच्छे से उगते हैं। अब लवड़ी जो क्षारीय मृदा जो है इसको हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक पहला हो गया लवड़ीय ऊसर भूमि यानी सैलाइन बैरन लैंड, तथा क्षारीय ऊसर भूमि। तो लवड़ी ऊसर भूमि जो होती है अधिकांशतः, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है क्षारीय वाले से। इसमें सोडियम, पोटेशियम सल्फेट व कैल्शियम के बने होते हैं, जो कि भूमि के ऊपरी सतह पर सफ़ेद परत के रूप में जम जाता है। और चूँकि ये लवड़ी मृदा है तो इसका pH जो है 8.5 से कम होता है। और क्षारीय ऊसर भूमि ये दो प्रकार की होती है, एक रेह युक्त होती है, दूसरी रेहहीन होती है। इसका उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। तीसरे तरह का जो है भूमि पाई जाती है वो डिजर्ट सॉयल, या हम उसको मरुस्थलीय मृदा कह सकते हैं। तो ये कुछ पश्चिमी जिलों में, जिसमें अलीगढ़, मथुरा, आगरा में ये जो है पाई जाती है। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टानें विखंडित होकर बालू के कणों में टूट जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन का अभाव होता है। इसी कारण जो है इसमें उर्वरा शक्ति उतना अच्छा नहीं होता है। फिर कुछ जगहों पर काली मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जिसको हम रेगुर सॉयल भी कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड में कहीं कहीं जो है काली मृदा भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में करेल या कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसका कपासी नाम है। अब उत्तर प्रदेश में लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है, तो ये दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली ज़िले में पाई जाती है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है लाल मृदा पाई जाती है। भूण मृदा, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि गंगा, यमुना या उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें बलुई मिट्टी के 10-20 फीट ऊंचे टीलों को हम भूण कहते हैं। ये मृदा हल्की दोमट बलुई होती है। अब दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी जो तीसरा हमारा वर्गीकरण था, तो ये जो है जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये दक्षिण के जो पठारी भाग हैं उनमें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों के बाहुल्य के कारण जो है ये बनी है। इसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली आदि जिले सम्मिलित हैं। यानी ये वाला जो पूरा एरिया है वो इसमें जो है आता है। अब इसमें यहाँ कई प्रकार की मृदाएं मतलब इस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें लाल मिट्टी, परवा, मार या माड़, राकर और भोटा मिट्टियाँ शामिल हैं। तो लाल मिट्टी ये मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। और इसका जो मुख्य रूप से निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पर बिंद क्रम की चट्टानों के अवशेष हैं, तो इसका निर्माण बिंद क्रम की चट्टानों के टूटने के कारण हुआ है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवांश, चूना इत्यादि की कमी तथा लोहे के अंश की अधिकता पाई जाती है। और आयरन की अधिकता के कारण ही इसका रंग जो है लाल होता है, इसीलिए इसको रेड सॉयल के नाम से हम जानते हैं।
यहाँ पर दलहन और तिलहन की खेती इस मिट्टी में ज़्यादा की जाती है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में होता है। परवा मिट्टी, इसको जो है पड़वा भी कहते हैं, ये जो है मुख्य रूप से हमीरपुर, जालौन और बीहड़ों में पाई जाती है, जो चंबल के खासकर जो है जो कैचमेंट एरिया है। यहाँ हल्के लाल भूरे रंग की बलुई दोमट मृदा है। इसमें जैव तत्वों की कमी होती है और इसमें ज्वार या जो कि खरीफ की फसल है और चना जो कि रबी की फसल है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है। मार या माड़ मृदा, ये मृत्तिका मृदा है जिसका रंग कैसा होता है, काला होता है। इसमें कृषि कार्य बहुत कठिन होता है क्योंकि जल की कमी होती है और जल पाने पर ये क्या हो जाती है, बहुत स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। और ये पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। राकड़ या राकड़ मृदा, बस इसका आप थोड़ा थोड़ा जो है क्षेत्र याद रख लीजिए तब पर्याप्त है। ये मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार होती है। इस मृदा में तिल जो खरीफ की फसल है और चने रबी की फसल की खेती की जाती है। भोंटा मृदा, इसका निर्माण बिंद श्रेणी की चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है और इसमें हमने पहले भी बताया था कि मिलेट्स या मोटे अनाजों की इसमें खेती की जाती है। अब जितनी भी हमने मृदाएं पढ़ी इनका जो है हम स्थानीय नाम भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले खादर की बात करते हैं। तो खादर को रिवाइज करिए, नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, कछारी कहते हैं, दोमट मटियार कहते हैं या सिल्ट बलुआ कहते हैं। बांगर जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको उपहार मृदा भी कहते हैं। दोमट, मटियार, बलुई, दोमट भी इसको कहते हैं। इसके बाद जो है हम ऊसर भूमि जिसमें लवड़ी छाड़ी मृदा आती है, इसको रेह, बंजर या कल्लर कहते हैं। बलुई मिट्टी के ऊंचे टीलों को भूड़ कहा जाता है, जो 10-10 फीट तक ऊंचे टीले होते हैं। काली मिट्टी को हम रेगुर, फरेल या कपासी मृदा कहते हैं। ये स्थानीय नाम है उत्तर प्रदेश के सेंस में। फिर बुंदेलखंड की जो मिट्टियाँ हैं उनमें लाल, परवा या पड़वा, माड़, राकर या राकड़, ये भी हमने इसको जो है पढ़ा भी है। अब उत्तर प्रदेश में एक और प्रमुख समस्या है सॉयल इरोजन की, इससे प्रश्न भी पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, विशेषकर इटावा के आसपास वाला, उसमें अवनालिका अपर्दन और दक्षिण में क्षेत्र में रिल इरोजन तथा उत्तर में परत अपर्दन, तीनों तरह के अपर्दन विशेष रूप से पाए जाते हैं। अवनालिका अपर्दन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मिट्टी में जो है जो कैपिलरीज बन जाती हैं नीचे, जो नीचे के पानी को ऊपर लाती हैं, जब वो कैपिलरीज के माध्यम से सारा पानी जो है बह जाता है तो उसको हम अवनालिका अपर्दन के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में जिसमें मुख्य रूप से जो है अब पठारी क्षेत्र आएगा, उसमें रिल इरोजन पाया जाता है। पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र में सीट इरोजन पाया जाता है जो हवा के कारण होता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और जलीय अपर्दन पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। चंबल नदी जो घाटी का अधिग्रहण क्षेत्र है, चंबल नदी का जो कैचमेंट एरिया है, इसमें गली इरोजन या अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ होते हैं। इन बीहड़ में क्या होता है, कभी आपने उधर देखा होगा, तो बबूल के और कांटेदार जो है ऊंची ऊंची झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक शुष्क एरिया होता है, तो जो है गर्मी के कारण जो है वायु जो चलती है उससे ये ऊपर भाग उड़ जाता है। जलीय अपर्दन अगर देखेंगे तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्षा होने से जब नदियों के बाढ़ आ जाने से जो है तराई क्षेत्र की जो है ऊपरी परत पूरी उड़ जाती है। अब फटाफट हम 2 मिनट में कुछ रिवीजन पॉइंट्स को देख लेंगे जिससे हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाए। गंगा यमुना मैदान में मुख्यतः जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर व बांगर क्रमशः। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है कांप मृदा, कीचड़ व बालू से। रेंगुर, करेल, कपास मृदा के नाम से काली मृदा को हम जानते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपर्दन किससे होता है, जल के द्वारा होता है। जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, लेकिन कमी होती किस चीज़ की, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं, जीवांश। उसके अलावा स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ मृदा, उपहार, दोमट को क्या कहा जाता है, किसको कहते हैं हम, ये बांगर को कहते हैं। लाल और काली मिश्रित मृदा राज्य के झांसी डिवीज़न, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिलों के करछना व मेजा तहसील में पाई जाती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में लाल मिट्टी है 2 प्रकार की,
एक को हम परवा कहते हैं, एक को हम पाकड़ कहते हैं। परवा हल्की रेतीली होती है या इसको रेतीली दोमट कहते हैं, जबकि राकड़ जो है कैसी मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी होती है। तो मित्रों, इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने एक बड़े जो है भाग को कवर करने का प्रयास किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है पढ़ाते समय, उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैप पे जो है भौतिक विभाजन जो है उसकी अवस्थिति को समझ के रखना है, जिससे कुछ प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं जो हमारे केवल कॉमन सेंस से भी हल हो सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।